हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बेस 10वीं क्लास है हमारी। पिछले 9 क्लासों में हमने पढ़ा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, कुछ सवाल किए जो एग्जाम में आए हुए थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जो हम आज भी पढ़ रहे हैं और अभी भी चलेगा, 2-4 दिन और चलेगा भाई। और उस चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहां हमने बात की सुपर कॉन्सेप्ट की, कुछ पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, कुछ नए फॉर्मूलास के और बात की मंत्रास की। वो कॉन्सेप्ट जिनको लगाते ही सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाए उन्हें हम बोलते हैं मंत्र, जो कि आता है तपस्या करने से, पढ़ाई करने से, मेहनत करने से। तब आपको समझ में आएगा कि ट्रिक्स नहीं चलेगी, कॉन्सेप्ट चलेगा। बट उस कॉन्सेप्ट का जादुई रूप, उस कॉन्सेप्ट का इफेक्टिव फॉर्म, उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, वो वाला रूप आपको दिखने लग जाएगा जब आप बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बनाएंगे। आगे मेरी बात सुने। चलिए भाई, आज के 10वीं क्लास में हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, गति के समीकरण। मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए, गति के समीकरण। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे गति के समीकरण तो बड़े आसान है, 3 समीकरण है, फटाक से भी आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। सही फहमी यह है कि हम आज के बाद हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, जितने भी सवाल हम पढ़ेंगे जितने भी सवाल पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उन सबका बेसिक, उन सबका एक बेस, एक फाउंडेशन जो होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे मेरी बात समझे। चलिए, इसके अलावा हम बात करेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन से किस तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं। अरे मुझे लगता है ठंड जो है, गला जो है वो बैठा हुआ है, वो परेशान करेगा, ठीक है। बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा यार, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे, उन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कैसे करना है, उनसे हम नए फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं और मंत्रास में उनका क्या रोल है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं तो मैं एक बार क्लास स्टार्ट करता हूँ और इसे मिटाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा तबीयत अभी मेरी पूरी ठीक हुई नहीं है और गला भी अटक के चला है, ठीक है। चलिए, यदि आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ये ना समझे सर कैसे पढ़ा रहे हैं। आप पहले पूरी प्रीवियस क्लासेस देखिए, सारे कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आपको समझ में आएगा मंत्रास क्या है, स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से सवाल हमसे सॉल्व करवाने हैं, हमें एग्जाम में किस तरीके से सवाल हमें करने हैं, ठीक है। फटाक से न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, ये सब आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, तो आज बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की। इस चीज के बारे में सबसे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट आपको बता दूं कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति के समीकरण जो है ये हमेशा एक ही कंडीशन में वैलिड है। जो तुम नॉर्मल सवाल करते हो, जो नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ते हो, वो केवल एक ही कंडीशन में वैलिड है और वो कंडीशन है जब आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन करो, ठीक है। एक समान त्वरित गति, जहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, ठीक है, तब ही आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लगा पाएंगे। आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं समान त्वरित गति के समीकरण पढ़ लेते हैं। हम न्यूटन ने हमको 3 गति के समीकरण दिए, इक्वेशन ऑफ मोशन दे दी, हमने 3 अलग अलग मेथड से पढ़ लिया, ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, कैलकुलस मेथड पढ़ लिया, मैथमेटिकली मेथड पढ़ लिया और फटाक से 2-4 सवाल बना लिए और हम बन गए राजा, समझने लग गए अपने आप को, समझने लग गए अपुनिज भगवान है, अब तो अपुनिज करेगा जो करेगा, जो सारे सवाल ऐसे ही फाड़ के रख देगा। बट ऐसा होता नहीं है भाई, इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन यदि आपको लगानी है, गति के समीकरण आपको यूज करने हैं, तो ये तब ही यूज होंगे जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, जहां पे एक समान त्वरित गति करेंगे,
ठीक है। वरना आप अपनी टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, 11वीं क्लास की जो टेक्स्ट बुक होती है वहाँ पे लिखा होता है एक समान त्वरित गति। हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने बस गति समझा और चलना चालू कर दिया कि गति है भाई, गति है। अब गति का मतलब है मोशन, मोशन का मतलब है चलना। चलो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, और फिर हमारे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं, फिर हमें लगता है टफ। कोरोना में ये टॉपिक्स कई जगह तो किताबों में, कई बोर्ड सिलेबस में हट भी गए हैं, लेकिन यहीं से तो सब कुछ बनेगा भाई। जब ये समझ में आएगा तो हमें आएगा रोटेशनल मोशन समझ में, गुणन गति भी तभी समझ में आएगी, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट हम गुणन गति तक पढ़ेंगे वो सभी कॉन्सेप्ट का एक कॉम्बिनेशन, उन सभी कॉन्सेप्ट को मिला के बना होता है गुणन गति। और हमें वो लगता है सबसे टफ चैप्टर। टफ नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं है, हमारी पकड़ मजबूत नहीं है। आगे मेरी बात समझ में? चलिए, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप तभी लगाएंगे जब आपके पास एक कांस्टेंट हो। अब कई सोच रहे होंगे जब एक कांस्टेंट नहीं हो तो क्या करें? है ना भाई, हमारे पास चारा है, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, न्यूटन देवता ने इसका सॉल्यूशन दिया है। क्यों चिंता कर रहे हो भाई, काहे घबरा रहे हो? ठीक है, बस आप तो तैयारी बनाओ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इक्वेशंस की। मैं लिख देता हूँ, सबको पता है वैसे तो। v बराबर होता है u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन, जहां पर देखो एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट है। फिर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की। जहां सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो s बराबर आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कहा था ना मेरी तबियत थोड़ी ऐसी चलिए, जिनको पढ़े हुए बहुत दिन हो गए उनके लिए मैं यहाँ पे सभी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कौन कौन सी चीज क्या होती है। v जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है। u जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। एस जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। मार्कर की इंक खत्म हो गई है, दूसरा मार्कर निकालना पड़ेगा। चलिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टी की। टी यहाँ पर है टाइम, जो सबको पता है, समय। अब क्या बच गया? ए सबको पता है, ए यहाँ पर है एक्सीलरेशन, त्वरण, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण के मध्य संबंध बताती है। सेकंड इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन देती है। और थर्ड इक्वेशन में देखो यहाँ पर टाइम नहीं है, तो v, u, a और s, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देती है। आगे मेरी बात समझ में? चलिए भाई, न्यूमेरिकल में एक ही करूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ आगे मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ढंग से एक बार समझ लें, फिर उसके बाद आएगा मजा, फिर उसके बाद आएगा मजा। चलो चलो एक सवाल बता देता हूँ तुम्हें, कॉन्सेप्ट पर बेस है, ठीक है। वरना तुम कहोगे सर क्या आप भी हमें पढ़ाते नहीं हो ढंग से। अरे मैं पढ़ाता हूँ यार, पढ़ाता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ। उनसे बात करने से पहले, रूबरू होने से पहले, तुम्हारी क्लास में आने से पहले, तुम्हें पढ़ाने से पहले मेहनत करता हूँ, ठीक है। सुबह से शाम तक ऑफलाइन कोचिंग में निकल जाता है, क्योंकि कमाना भी जरूरी है भाई। घर का बड़ा रह गया ना, क्या करें, कमा के तो लेके जाना है घर पे, वरना घर वाले खाएंगे क्या। फिर उसके बाद में ये जो फ्री एजुकेशन का, जो अफोर्डेबल एजुकेशन, जिसमें आपको अपनी मेहनत पे करनी है केवल हमें, बस उसका एक सपना है, उसको लेके पीछे पड़े रहते हैं। तो उसके लिए फिर पढ़ना पड़ता है, अलग अलग सवाल उठाते हैं, खूब सारे सवाल होते हैं, फिर उनमें से कुछ उठा के दे पाते हैं। क्योंकि अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि भाई सवाल फटाक से सॉल्व हुआ, यहाँ पे लिखना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है, बट एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको तो एक काम करना है, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मजा आता है, तो यार एक लाइक तो ठोक ही दिया करो यार, शेयर तो ठोक ही दिया करो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है कोई बात नहीं, ठीक है। मुझसे रूबरू बात करनी है तो आप आसानी से मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कुछ ज़्यादा ही खासियत है, मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सभी
वीडियोस आपको देखने हैं तो संभव बेस के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बुक्स चाहिए जहां पर आपको नोट्स मिले, अच्छे पीडीएफ मिले, तो ये सब चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वॉच आउट और जाइए देखिए, ठीक है। चलिए और कमेंट जरूर करिए यार। चलिए, लेकिन यदि ए हमारा कांस्टेंट नहीं हो तो क्या करेगा? अरे मेरे को एक सवाल बताना, पहले हम सवाल बताता हूँ। अच्छा कौन सा अच्छा सवाल, ठीक है। चलिए देखिए, सवाल सिंपल सा है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये मेरे हिसाब से 97 में और 2005 में भी सवाल आ चुका है। ये 97 में भी और 2005 में, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। चलिए, यदि मैं बात करूं कि भाई साहब मेरा ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है और ये मेरी एक गाड़ी है, ये मेरी एक गाड़ी है, ये लीजिए, ठीक है, ये कार है। ये इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट है। यानी मैं यहाँ से यहाँ तक एक्स ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक भी मैं एक्स ले लेता हूँ। ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है, मिडिल पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी, और ये कार यहाँ से चलती हुई जा रही है। ये लो, मैं एक बार और कार बना देता हूँ, और तो दो बार और बनेगी। ये लो, इधर इधर, और ये कार ये लो। ऐसे मत सोचना कार कैसे बन गई, ये लो। देख लो यार, जब ये कार अपनी स्टार्ट कार में है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अफोर्डेबल तो यही है हमारे लिए। यहाँ पर इस कार की वेलोसिटी है va, और जब ये यहाँ पहुंचती है तो इसकी कार की वेलोसिटी होती है vb, और जब ये c से गुजरती है तो इसकी वेलोसिटी होती है vc। और ये जो कार है वो a एक्सीलरेशन से एक्सीलरेटेड है, a त्वरण से त्वरित है। यानी इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते ये c से गुजरती है और बाद में d पर पहुंच गई, ठीक है। हमें पता करना है c पर वेलोसिटी कितनी होगी, मिडिल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप इसे मंत्र भी समझ सकते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो c पर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, मिडिल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। यदि मैं बात करूं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी, अभी मैं a और c की बात कर रहा हूं केवल यहाँ पर, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी है मेरी vc। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, चला तो मैं यहाँ से हूं, तो a पर हमारे पास है v स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन a है, और s की भी बात की जाए तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है s या x ले लेता हूं मैं, x डिस्प्लेसमेंट। ये मिडिल पॉइंट है भाई, कौन सा पॉइंट है? मिडिल पॉइंट। सवाल मिडिल पॉइंट से आता है, निकल सीधा सीधा, ठीक है, मिडिल पॉइंट, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए ठीक है, मध्य बिंदु की बात की जाए तो यहां पर लिख दिया मैंने इक्वेशन 1। अब मैं फिर इक्वेशन लगाता हूं एक और अब लगाता हूं c और b के बीच की। तो c को यदि मैं इनिशियल पॉइंट मानूं, प्रारंभिक बिंदु मानूं, तो मैं एक बार और फॉर्मूला लगा देता हूं यहां पर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अंतिम में मुझे b पॉइंट के लिए चाहिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा vp स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग। भाई इस और इस पॉइंट की बात की जा रही है, तो प्रारंभिक वेग, तो पॉइंट c पर जो वेलोसिटी आएगी वही होगा, और पॉइंट c पर वेलोसिटी है आपकी vc, तो vc स्क्वायर प्लस 2a, एक कांस्टेंट है भाई यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको ये सवाल बताया है। यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। a एक्सीलरेशन से जा रही है गाड़ी, यानी a फिक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a, और s यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट भी मैंने x ले रखा है, तो मैंने लिख दिया x। भाई मिडिल पॉइंट तक तो बीच में आएगा, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितना ये डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ये होगा, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, गति के समीकरण यूज किए, क्योंकि a को मैंने माना है कांस्टेंट, ठीक है। चलिए ये मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं vb स्क्वायर इक्वल्स टू vc स्क्वायर, ये रहा vc स्क्वायर के लिए ये उठा के रख देता हूँ, va स्क्वायर प्लस 2ax। सही है क्या मजा? थोड़ा सा दाहिने में मिस्टेक दिख रहा है मुझे, ठीक है भाई। इक्वेशन यहाँ पे भी लगा दी, इक्वेशन आपने यहाँ पे भी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। vc की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे 2ax। अरे यार गलत बात, हम ये नहीं रखेंगे। अब आप कहोगे सही बोलते हैं, मतलब हो जाता है, मुझे यहाँ पर vc चाहिए यार, vc चाहिए, तो vc तो निकालना है, तो vc को कैसे गायब कर सकता हूँ मैं? तो मुझे गायब किसको करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा मुझे 2ax को, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठा लो ना, vp स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा 2ax। भाई इसको तो उठा है, ठीक है, ये लो
2x की वैल्यू यहां से उठा के यहां पर डाल दो। जब हम यहां पर डालते हैं तो मेरे पास यहां पर आएगा bc स्क्वायर इक्वल्स टू va स्क्वायर। ये इक्वेशन को मैंने ऐसे कैसे लिख ली, और 2x की जगह मैं ये उठा के रख देता हूं, 2ax की जगह मैं ये जब रख दूंगा तो प्लस मेरे पास आ जाएगा bp स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। बन गई इक्वेशन। इस bc स्क्वायर को मैं इधर उठा के लाता हूं तो bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, और यहां पर आएगा va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर, और ये बना आपका 2vc स्क्वायर इक्वल्स टू va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर। और यदि आपको vc की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और आपको यदि vc की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे रूट va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये लीजिए भाई, ये लीजिए, ये हमें मिडिल पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मिल रही है। अब सवाल इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, सवाल तो सिंपल पूछा जाएगा, लेकिन हमें मजबूरी में इतना बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए आज ही याद रख लो। अब यदि आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यदि आपका त्वरण कांस्टेंट है और आपको इनिशियल और फाइनल पर आपको वेलोसिटी पता है, वेग पता है, तो मिडिल पॉइंट का वेग होता है va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का अंडर रूट। ये आ गया आपका मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी। आगे मेरी बात समझे, सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लो यहां पर वेलोसिटी आपकी होती है 20, यहां पर वेलोसिटी हो जाती है आपकी 30, सिंपल सी बात है। और आपको मिडिल पॉइंट में पूछता तो आप क्या करते, पहले इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करते, फिर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करते, दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड देकर रूट निकालते। ये होता है 400, ये होता है आपका 330 का स्क्वायर होता है 900, अब 2 यहां पर आता, ये रूट आता, ये बनता 1300 डिवाइड बाय 2 रूट, और 100 है तो 100 का रूट 10 होता है, 10 रूट 13 डिवाइड बाय 2। अच्छा, गलत बात, 2 का डिवाइड नहीं है, ठीक है, 2 का डिवाइड दे देता हूं, 2 का डिवाइड देता हूं 650, 2 का डिवाइड देता तो 650 आता ना 10। अब आप करते रहना इसको, ठीक है, और आगे सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, वरना ये तुम्हारा आंसर होगा, आप नहीं कर सकते। और इस हिसाब से मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी निकाली जाती है। अभी मेरी बात सुन, चलिए थोड़ी आगे बात करते हैं, ठीक है। समझ में आया इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं? इससे मैंने बनाया नया फॉर्मूला, तो ये नया फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान रखिए। मिडिल पॉइंट में किस तरह से वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, आपको बार-बार निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए, फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया, ठीक है। डेरिवेशन आपकी आती नहीं है, बट न्यूमेरिकल जरूर रहेगा, इसीलिए मैंने कहा ये 97 और 2005 का सवाल है, 2-3 बार आ चुके हैं सवाल डायरेक्टली। अभी लेटेस्ट क्या है, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे 97 और 2005 की बात याद है, तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। शायद ये 18 का भी सवाल है शायद से, ठीक है। अब डेट तो मुझे याद ही नहीं रहती, इसलिए मेरी जीके कमजोर है, तो आप ये मत सोचो इसको डेट याद नहीं रहती, लेकिन मैं जो करवाता हूँ आपको सवाल ज्यादातर वो है जो एग्जाम में आपके आ चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए थोड़ी सा यदि आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो, यदि ए आपका कांस्टेंट ना हो तो क्या किया जाए, तो आप यूज करिए कैलकुलस मेथड। क्या यूज करेंगे आप? कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैलकुलस मेथड। पढ़ा है ना 15 मिनट, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, तो उस समय आप v को लिखेंगे dx by dt, जो पहले ही पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेलोसिटी पढ़ा है ना, तात्क्षणिक वेग पढ़ा है, उन फॉर्मूलास को आपको यूज करना है। आपको अवकलन और समाकलन के फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहां से और बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकलती है जो मैं आज आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए क्लियर है, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, कहानी समझ लेना साथ के साथ। यदि मैं इधर मल्टीप्लाई करूं v dt, तो इधर मैं बना दूंगा dx, और मैं यहां पे कर दूंगा समाकलन, ठीक है। खासियत भाई समझ लेना, अगर खराब है क्या है। तो जब मैं यहां पे v dt लिखता हूं तो यहां पर इंटीग्रेशन में आ गया x। x हमारा है डिस्प्लेसमेंट, x हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यदि यहां पर बात करूं डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन कैसे निकाला जा सकता है? विस्थापन निकाला जा सकता है v का समय के साथ समाकलन करके, v को टाइम के साथ इंटीग्रेट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से एक चीज हो जाती है,
अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैंने बताया भी नहीं है और अभी आया भी नहीं है। अब आएगा ग्राफ। जब हम ग्राफों की बात करेंगे, तो ग्राफ से रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं, तो जब ग्राफों की बात करेंगे तो वहां से एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि ग्राफ हमें हिडन इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। जो हिडन इंफॉर्मेशन उनके पास होती है वो हमें समझ में आना चाहिए, मतलब बहुत कुछ इंफॉर्मेशन वो हमें देना चाहते हैं बट हम उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। तो अब पता लग जाएगा, लेकिन मैं भी थोड़ी थोड़ी बातों का जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ। तो यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और आपके पास ग्राफ है, तो इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ का क्षेत्रफल। ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए? वी और टी के बीच में। तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया अंडर वी टी ग्राफ, या मैं कर्व भी लिख सकता हूं, यानी वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, ये आपका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यदि आपको निकालना है तो आप वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यदि आपके पास वी टी ग्राफ दिया हुआ है तो आप ऐसे निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकल जाएगा। और यदि आपके पास नहीं दिया हुआ है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, अभी और बताऊंगा मैं इन सब चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलो इस फॉर्मूले को मैं यूज भी कर लेता हूं और आपको एक सवाल बता देता हूं अक्सर काम आएगा। ठीक है, चलिए दो तरीके से सॉल्व करके दूंगा, दो तरीके से सॉल्व करके आपको ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। If a car has velocity v equals to kt, v equals to kt, where k equals to 2 meter per second square, find x 8 t equals to 3 सेकेंड। एक कार जिसके पास वेग, जिसके पास वेलोसिटी कितनी है? v बराबर kt, इससे दिया हुआ है। ठीक है, जहां पर k बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमें x निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें निकालना है विस्थापन कितने समय पर? 3 सेकंड पर। हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरा सवाल नहीं है, मतलब लिखने में मेरा टाइम पूरा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख के आपको समझा दिया। मुझे इंग्लिश आपके समझ तेज होती भाई, कैसे बाबू सोना को फटाक से मैसेज करते हो इंग्लिश में, फटाक कैसे चलती है इंग्लिश, है ना? इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश चलती है उसकी। और जब शुरू में इंप्रेशन झाड़ना हो ना, डेमो दिखाना हो ना, तो हम कैसे तरह से इंग्लिश बोलते हैं, फटाक से, ऐसे फटाटेदार, ऐसा लगता है जैसे पूरा खानदान ही अंग्रेजी वाला है। और फिर वही घर पे गालियाँ पड़ती है देसी के अंदर, ये चप्पल जूते और देसी गालियाँ। ठीक है, तो उस फीलिंग को जगाते हुए इंग्लिश समझना चालू करो, काम आएगी आगे। ठीक है, चलिए तो हमें वेलोसिटी दे रखी है k। ठीक है, मेरे को यहां से निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहां से x निकाल सकता हूं, और x का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लिखा v dt इंटीग्रेशन। ठीक है, टाइम यहां पर चेंज होगा 0 से 3 सेकंड के लिए, तो x बराबर भाई 0 समय से 3 सेकंड बोला है इसने, 3 सेकंड में पता है कि करना है, मैंने 0 से 3 लिख दिया मैंने। v की वैल्यू होगी kt, जो मैंने यहां से लिख दी है, और यहां पे आ गया dt 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। तो x बराबर k ही रहेगा, t का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। क्या होता है, जितनी घात है उतनी घात में एक जोड़ दिया जाता है, यानी 1 पावर है, 1 के ऊपर 2 पावर हो गई, और नीचे भी आ जाएंगे 2। ठीक है, और लिमिट यहाँ पर लगा दी जाएगी 0 से 3। ठीक है, x की बात करें, k यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये k की वैल्यू दे रखी है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबके साथ 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। k की जगह मैंने 2 रखा है। ठीक है, ये लीजिए, और यहाँ पर 0 से 3 तक, अगर a की जगह 2 रख दिया, t स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दिया और 2 लिख दिया। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, आपके पास t स्क्वायर बचा 0 से 3 तक। x इक्वल्स टू पहले आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फाइनल लिमिट माइनस 0 का स्क्वायर, और x बराबर हो जाएगा 9 मीटर। हो गया सवाल आपका? सब काम आया ना, है ना, आसान समझ रहे? चलिए अब आप कहेंगे सर दूसरा तरीका भी बताओ, अभी बताते हैं आपको, समझ में आया? चलिए दूसरा तरीका भी लेते हैं, कोई जरिए नहीं है हमारे पास, तो दूसरा तरीका भी लेते हैं। मैं आपको x बराबर 9 में लिख कर दिखा देता हूँ। यदि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है,
इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है तो आप फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के आप याद भी कर ही लेते हो उसे, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है वो सबसे बड़ी बात है। तो आप वहां से भी, कहां से, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? v हमें दे रखा है kt, ठीक है, हमें एक्सीलरेशन चाहिए यहाँ पे a, मैं मान लेता हूँ एक्सीलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने सवाल में लिखा नहीं था क्योंकि एक्सीलरेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, लेकिन अब दूसरे तरीके से बता रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पर कांस्टेंट है, तो a बराबर होता है dv/dt, हमने कल ही पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो d/dt और साथ में आ जाएगा kt, आ गया। a बराबर अकेले किसी की उड़ गया और हमारे पास क्या बच गया k, a बराबर k, और k की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, जो भी है सेकंड स्क्वायर क्या है, चलो जो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, ये होता है, हमें तो वैल्यू से मतलब है, 2 दे दिया सही है, चलो जो भी दे रखा है, ठीक है, क्लियर सी बात है। आगे ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए 3 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट, x चाहिए ना भाई, अरे x चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, x चाहिए, चलिए तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर से हम निकालना चाहे, हमारे पास देखो 2 फॉर्मूला है s के, आप s बराबर लेना चाहे तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन आपको u की वैल्यू नहीं पता है, u की वैल्यू नहीं पता है। मैं मान लेता हूं भाई u बराबर 0, t बराबर 0 तो u बराबर 0, आप कहेंगे कैसे, तो भाई साहब यहां से भी देख सकते हो, v बराबर होता है kt, तो 0 समय की बात की जाए तो v बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मैं जब इसको यूज करना चाहूँ s बराबर, तो प्रारंभिक वेग 0, समय की जगह मैं लिख देता हूँ 3, हाफ a की वैल्यू आपकी पहले से 2 तरीके से यहाँ पर निकालनी है, मैंने लिख दी 2, समय t की जगह मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 सेकंड बचेगी, t स्क्वायर है, 2 से 2 काट गया, s बराबर हो गया 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, s बराबर आ गया 9, s बराबर आ गया 9। देखो भाई मैंने यहाँ से एक बार सवाल s लिख के कर दिया, एक बार x लिख के कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर देखो वैल्यू 9 मीटर नहीं, आप कैसे भी यूज करो, कैलकुलस मेथड यूज करो, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, सवाल सॉल्व होगा। आगे मेरी बात समझ में, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। क्या होगा रे कालिया तेरा, पढ़ ले भाई पढ़ ले, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, तो ध्यान से देखना, मुझे a चाहिए, a बराबर होता है dv/dt, ठीक है, ध्यान से देखना, a बराबर होता है dv/dt, तो यहां पर हम देखें तो मैं यहां लिख देता हूं a dt, इंटीग्रेशन में डाल देता हूं, या dv डाल के इंटीग्रेशन कर देता हूं, और मैं यहां लिख देता हूं a dt का इंटीग्रेशन, यहां पे लिख देता हूं v, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, v निकालना है तो a का इंटीग्रेशन कर दो, a समय के साथ में, टाइम के साथ में इंटीग्रेशन कर दो, यदि a चाहिए तो v का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। चलिए यानी मुझे वेग चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ध्यान से देखो भाई, वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो a यहां पर एक्सीलरेशन की यहां पर है टाइम, तो मैं लिखूंगा एरिया अंडर 80 ग्राफ, यानी 80 ग्राफ का जो क्षेत्रफल आएगा, जो ग्राफ दे रखा है हमें, और उसका जो एरिया निकाला जाएगा, जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा, टोटल एरिया, वो हमें वेलोसिटी देगा। तो ग्राफ से हम निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, और डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे वेलोसिटी का, तो a निकल कर आ ही जाएगा हमारे पास, ठीक। ये तब है जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो। आगे मेरी बात सुने, यानी आपका एक क्वेश्चन है, देखो बनाना है यहाँ पे, ठीक है, एक और चीज हम बनाते हैं, बड़े काम की चीजें यहाँ से समझोगे आप, ठीक है। ऐसे मैं इसको अगली क्लास में बताने वाला हूँ, बट आज की क्लास में मैं ले लेता हूँ। a को हमने पढ़ा dv/dt, लेकिन यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं इधर dx एंड dx से, अब आप कहेंगे क्यों ये किया गया, क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई जरूरत पड़ी, जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे क्या? कुआं पहले खोद के रखो ना। तो कभी कभी सवाल आता है एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ में रिलेशन देते हुए, अभी मैं बताऊंगा ऐसा सवाल, बड़ा मजा आएगा उस सवाल को करोगे तो उस समय क्या करें, हमारे पास तो एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन है।
अरे भाई 80 ग्राफ का क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो तो वेलोसिटी होता है, लेकिन a और x ग्राफ दे दिया जाए, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाए, तब क्या कर लोगे? तब हम नया फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहां से देखो भाई a इस dt को इधर उठाओ, x को इधर उठाओ, तो मैं लिखूंगा dv/dx, और dt को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा dx/dt, और a बराबर हो जाएगा dx/dt को हम लिखते हैं वेलोसिटी यानी v dv/dx। ये भी आपका एक्सीलरेशन भी निकल कर आ गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नया फॉर्मूला देखो क्या है, देखो ध्यान से। a का समय के साथ यदि आपको निकालना है तो आप लिखेंगे dv/dx, सॉरी dv/dt। यदि a निकालने के लिए आपको जरूरत है x की तो आप a का फॉर्मूला लिख देंगे, या यदि आपको x दिया हुआ है वहां से निकालने की जरूरत है तो आप लिखेंगे v dv/dx। देखो दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब कुछ नया बताने वाला हूं मैं, वो ध्यान से देखो। यदि मैं dx को जो मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा v dv, बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है बनेगा, ध्यान से देखो। फिर मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं, सही है भाई। यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो ये तो a dx ही दे जाएगा, लेकिन यहां मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बन जाएगा v²/2, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा भाई, बनेगा। ठीक है, यहां से आपके पास एक फॉर्मूला को निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया? अब ध्यान से देखो, यदि आपको v²/2 चाहिए यानी वेलोसिटी का स्क्वायर करके आता चाहिए तो वो हो जाएगा एरिया अंडर ax ग्राफ का क्षेत्रफल आपको देगा वेलोसिटी का स्क्वायर करके आधा, वेलोसिटी का स्क्वायर करके आधा। यदि आप यहां से v निकालना चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, एरिया निकाले, उसका डबल करें, और फिर अंडर करें। आगे मैं 2 मिनट में आपको अब क्या करें, आ जाता है आपको पता ही। तो v बराबर हो जाएगा एरिया, एरिया निकाल लीजिए, एरिया का आप डबल करिए, डबल करने के बाद उसका रूट कर दीजिए, आपके पास वेलोसिटी निकल कर आएगी। बनाना देखो एक नया ट्रिक, ठीक है, नया सवाल बना, क्योंकि सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, एडिटिंग में मैं इसे काट दूंगा, ठीक है, आप भी 2 मिनट आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, चलिए एरिया निकाल लीजिए, एरिया का डबल करके उसका रूट निकाल लीजिए, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी और बात करते हैं इस बारे में, डस्टर ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना वरना फिर बाद में कहेंगे कि सर ऐसा हो गया। ठीक है, अब अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि आपको नोट्स मिले, आप खुद ही नोट करिएगा। जितना लिखोगे उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आदमी सब कुछ भूल जाता है, लेकिन अपने हाथों से किए हुए कार्य कभी नहीं भूलता। तो आप जितना लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे देखा कि भाई आपके पास है ADX और ये बना v²/2, और मैं मान लो इसकी लिमिट भी ले लेता हूँ, कुछ भी जो भी मेरी इच्छा है लेने की लिमिट ले लेता हूँ मैं, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। ठीक है, ऐसे 0 से u मान के क्या था, 0 से v मान के क्या था, सॉरी, बट 0 की बजाय मैं प्रारंभिक और अंतिम वेग ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँ ADX, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा v² - v²/2, ऐसे तो बनेगा। पहले अंतिम लिमिट, बाद में प्रारंभिक लिमिट यहाँ पर रखी जाएगी। अब इसके बाद देखो, यदि मैं यहाँ से m से मल्टीप्लाई करूँ और m से डिवाइड भी दूं तो ये बनेगा ADX = आपके पास m मल्टीप्लाई करने पे बनेगा mv² mu² डिवाइड 2m, और यहाँ पर आ जाएगा ADX mv²। ध्यान से देखो mv² क्या कहना चाहता है यहाँ पर, mv² क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, आपको कुछ समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे। यदि मैं यहाँ से mv² की वैल्यू निकालूं, यदि मैं यहाँ से mv² की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा 2t, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो 2 का डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में मुझे कन्वर्ट करना है, 2 नीचे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं m को बाहर ले लेता हूँ यहाँ, वरना कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/m यहाँ पे बनेगा आपके पास mv²/2 माइनस mv²/2, सिंपल सी बात। ADX बराबर 1/m, mv² को लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब थोड़ा ध्यान देखो,
भुजाओं के बीच का अंतर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास इक्वल टू होता है a dx। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डिवाइड बाय मास डिवाइड बाय द्रव्यमान हमेशा होता है एरिया अंडर ax ग्राफ, ax ग्राफ का क्षेत्रफल। यदि आपको ax ग्राफ का क्षेत्रफल पता है और आपको केवल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी चाहिए आपको, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया से, एरिया का डबल कर दीजिए और रूट निकाल दीजिए, आपके पास वेलोसिटी आएगी। एक हमारा फॉर्मूला ये बनता है, यानी ये बना हमारा मंत्र, ये मंत्र जो डायरेक्ट लगेगा और सवाल को आसान बनाएगा। लेकिन यदि आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन चाहिए या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप एरिया निकाल लीजिए। जो आप एरिया निकालेंगे वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन में मास का डिवाइड देने से जो वैल्यू आएगी वो आएगा। यानी आप एरिया को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax ग्राफ दे रखा है आपको, मास दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकल कर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख लो, ये आपके 2 मंत्र कैसे काम आएंगे। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो आपके सवाल को आसान बनाएंगे, फटाक से न्यूमेरिकल बनाना चालू करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। समझ में आया? मजा आया? तो ठोक दो एक शेयर, एक लाइक, ठीक है? और आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट की, कुछ नए सवालों की। फिलहाल तो मैं इससे रिलेटेड कुछ नए सवाल की बात करूंगा, कुछ अच्छे सवालों के बारे में डिस्कस करने वाले, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। आगे मेरी बात सुनिए तो आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।